वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो आपका एमआईएल हिंदी बी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट में से जो ग टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, मध्यकाल, ये हम करने वाले हैं। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। और एकलव्य स्नातक हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पल पल के अपडेट्स चाहिए तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा काल विभाजन है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले तो हम आदि काल को पढ़ते हैं, फिर मध्य काल पे जाते हैं और फिर हम आधुनिक पे आते हैं। तो इसको अगर आप राउंड फिगर में देखेंगे तो आदि काल को 1000 से 1500 ईस्वी तक हम मान सकते हैं। और उसके अलावा मध्य काल को 1500 से 1800 और आधुनिक काल 1800 से लेके अब तक। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है कि इस तरीके से आप इसको बांट के पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका ये हिंदी बी एम आई एल है तो आपको ज्यादा डीप जाके नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यही एक टॉपिक आपको हिंदी ऑनर्स में भी पढ़ने को मिलेगा, आपके हिंदी डिसिप्लिन में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी ए में भी पढ़ाया जाता है। तो आपको अपने जो अकॉर्डिंगली पढ़ना है कि हिंदी बी है अगर आपके पास में तो आपको बी के हिसाब से पढ़ना है। तो साहित्य में हमेशा एक जैसी प्रवृत्ति नहीं रहती, यानी कि समय के साथ साथ जो साहित्य है वो भी बदलता रहता है। और साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं कि हमारा कैसा आदिकाल रहा है, मध्यकाल रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं कि उस टाइम पे कैसी परिस्थितियां रही होंगी। आपको मेनली परिस्थितियां अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं अब हम तो कुछ इसी तरीके से हम काल विभाजन कर देते हैं। ठीक है, आधुनिक काल, मध्यकाल और उसके बाद आपका जो शुरू में आदिकाल है, इस तरीके से ये काल विभाजन होता है। तो आदिकाल को अगर हम पढ़ें, आपको देखो हिंदी बी में ना ये याद रखना है कि उस टाइम की प्रवृत्तियां कैसी थी। ज्यादातर आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना कि उस टाइम पे लेखक कवि कौन से थे या क्या था, आपको ये पता होना चाहिए राजनीतिक सामाजिक स्थितियां कैसी थी उस टाइम की। सो आदिकाल की बात करें तो हर विद्वान अपने हिसाब से बताता है कि आदिकाल कब से शुरू है। कोई कहता है 8वीं शताब्दी से ये स्टार्ट होता है, कोई बताता है कि 9वीं से स्टार्ट होता है, तो कोई कोई ये कहता है कि 12वीं शताब्दी आदिकाल थी, तो कोई कहता है 13वीं शताब्दी तक आदिकाल को माना जाता है। तो हर विद्वान का अपना अलग मत है। इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती थी उनका विकास हुआ। देखो अलग अलग बोलियों का विकास हुआ इस टाइम के अंदर, वही बोलियां फिर साहित्य में प्रयोग भी की जाने लगी, मैं आगे आपको बताऊंगा। और इस काल में डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदवी, ये सारी बोलियां थी जो किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग जगहों पर बोली जाने लगी थी। और उदाहरण के लिए जो अवहट है, इसमें आपको पूरा रासो साहित्य मिलता है। ठीक है, अवहट में। और विद्यापति ने मैथिली में रचना की अपनी। ठीक है, मैथिली बोली में या मैथिली भाषा में। और फिर उसके बाद है इसी कालावधि में मैथिली जो कोकिल विद्यापति हुए। ठीक है, विद्यापति जो बहुत बड़े विद्वान है मैथिली के, और उन्होंने अच्छा खासा फिर अपने रचनाओं से योगदान दिया। और इनके ग्रंथ हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ठीक है, आमिर खुसरो का भी यही समय था कहीं ना कहीं। विद्यापति की मैथिली रचना साहित्यिक भाषा नहीं बन सकी जितनी ब्रज और अवधि बनी। मैथिली से ज्यादा जो जो मतलब जो आप कह सकते हो महत्व दिया गया वो ब्रज भाषा और अवधि को दिया गया। आपको ज्यादातर जो आप उस टाइम का अगर आदिकाल में जाके या फिर आप थोड़ा सा मध्यकाल का जो शुरू का जो भाग है वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रज भाषा और अवधि में ही ज्यादा साहित्य देखने को मिलेगा। अब हम मध्यकाल की तरफ जब हम जाते हैं तो मध्यकाल को एक बारी हम देख लेते हैं। आदिकाल में आप ये भी याद रख सकते हैं कि उस टाइम पे ज्यादातर चारण कवि हुआ करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी के जो थे चंद्र बरदाई, ठीक है, वो उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा। और उसके अंदर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो उस टाइम पे राजा महाराजा आपस में युद्ध करते रहते थे, ये राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, राजपूतों के आपस में युद्ध हो रहे थे। और इसी तरह मतलब उस समय पे क्या था कि जो ज्यादातर जो थे वो यही कवि होते थे जो कि मतलब किसी साम्राज्य में रहा करते थे, या जो शाही कवि होते हैं वो हुआ करते थे। ठीक है, जो कि चारण कवि होते थे, अपने राजा का गुणगान करते थे और इसी तरीके से वो अपनी रचनाओं को लिखते थे। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है आदिकाल की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब हम मध्यकाल की तरफ जब आप जाते हो तो आपको मध्यकाल में क्या देखने को मिलता है कि 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बहुत अस्त व्यस्तता आ गई थी। लोग जागरूक हो रहे थे, धार्मिक आंदोलन यहाँ पे अब जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन है वो चल रहा था। और जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहा था। अब उस टाइम पे हिंदू धर्म के अंदर कुछ थोड़ी कुरीतियां आ गई थी जिसके खिलाफ आवाज भी उठ रही थी। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो मतलब धार्मिक जो हमारे धार्मिक आंदोलन थे जिसमें अलवार नैनार संत आ रहे थे, और मतलब बहुत से ये भक्ति आंदोलन जो है मतलब कैसे जोर पकड़ रहा था। और उस समय मुगल शासन था, सूफी बाहर से आए हुए थे।
ठीक है, मध्यकाल में हमारे यहाँ पे आपको पता है मेडिवल इंडिया में क्या था, मुगलों का शासन था। आधुनिक काल में तो अंग्रेज थे। फिर उसके बाद है सूफियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मानवता की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अवधि को अपनाया। तो उन्होंने क्या करा, अवधि में भी प्रचार प्रसार किया। हम तो साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन जो था वो स्टार्ट हो चुका था अलवार संतों द्वारा, अलवार नैनार जो तमिलनाडु के संत थे। और वहीं शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में चार संप्रदाय खड़े हुए थे। और इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, यानी कि वैष्णव, शैव और ये सारे मतलब इस तरीके से अब मतलब पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहे थे अलग अलग सेक्ट। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने पर बल दिया कि कोई जाति पाति नहीं होती। और राम के सगुण और निर्गुण दो रूपों को मानने वाले दो भक्त हैं यहाँ पे। निर्गुण को मानने वाले तो कबीर हैं और सगुण को मानने वाले तुलसीदास हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि ऐसा भगवान जिसका कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है, और उसको कबीर मानते हैं। वो भी राम को मानते हैं, लेकिन वो वाले राम नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। जो हम समझ रहे हैं वो राम वो हैं जिनको तुलसीदास मतलब जो दिखाते हैं अपने रचनाओं में। 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया और दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिला, और यह रीति काल था। रीति काल, ठीक है। और अब आपको बता दूं, भक्ति काल के अंदर या आप कह सकते हो मध्यकाल के अंदर जो हमारा साहित्य था उसमें भी जो लिखा जा रहा था वो दो तरीके से था, अलग अलग शाखाएं थी। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या था कि जिसमें भगवान का कोई रंग रूप आकार लिंग नहीं होता, और उसमें क्या होता है कि जैसे ज्ञान आश्रयी शाखा थी, ठीक है, जिसमें कबीर आ जाते हैं। प्रेम आश्रयी शाखा थी जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह, ये सब हो गए। वहीं सगुण भक्ति के अंदर आप देखोगे तो राम भक्ति में आ गए तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति में सूरदास जी, मीरा, ये सब हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब आगे क्या है देखो, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है, कि रीति काल में कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। ज्यादातर जो है राजाओं के राजकवि होते थे। वहां मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक रहता था। रीति काल मुख्यतः मानसल श्रृंगार का काव्य है। इसमें नर नारी जीवन के स्मरणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। फिर उसके बाद है इस काल के प्रमुख कवियों में आचार्य केशव दास, उनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, और कवि घनानंद आदि आते हैं यहाँ पे जो फेमस कवि हैं। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा बहुत ज्यादा फेमस हुई। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में अवधी भाषा का बहुत अच्छा खासा प्रयोग किया गया। और जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जो पद्मावत है वो सूफी काव्य में रचा गया और अवधी में रचा गया वो भी। और इसी भाषा के समानांतर ब्रज भाषा भी चल रही थी, जो कि साथ साथ इसमें भी और रचनाएं हो रही थी। और अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को ज्यादा स्थान मिलता है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त कवि थे वो ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखते थे, और राम भक्त वाले जो थे वो ज्यादातर अवधि में लिखते थे। और क्या था इसमें, यही ब्रज भाषा 18वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा भी बन गई थी। अब भक्ति काल को थोड़ा और अच्छे से अगर हम समझे, देखो मध्यकाल को ही हम पढ़ते हैं, भक्ति काल में भी डिवाइड कर सकते हैं और रीति काल में भी डिवाइड कर सकते हैं आगे हम इसे। तो इसकी राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी उस टाइम पे, कि देखो भारत की राजनीतिक दशा सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हमारे भारत पे लगातार आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमणों के कारण हम दूसरों के गुलाम रहे। जो हमारे यहाँ के खुद के जो राजा थे वो अब कमजोर पड़ने लगे, और हर राजा एक दूसरे के मतलब राज्य में जाके हड़पना चाहता था, तो इसी का फायदा बाहर के लोगों ने उठाया। फिर इस समय मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण शुरू करे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन्होंने लूटमार करी। लेकिन जो मुगल आए, और यहाँ उससे पहले जो हमारा गुलाम वंश आया, खिलजी, तुगलक, ठीक है, लोधी, सैयद, इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे शासन किया, एक पूरी डायनेस्टी बनी यहाँ पे, ठीक है, वंश पूरा चला इनका। फिर उसके बाद है हिंदू राजनीतिक दृष्टि से मिट चुके थे, परंतु प्राचीन धर्म, संस्कृति और इतिहास को ध्यान में रखकर अपने को छोटा समझने को तैयार नहीं थे। हिंदुओं के जो उस टाइम पे राजा थे वो ज्यादातर अब जो है यहाँ पे मतलब अब उनकी सत्ता जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे अब मुगलों का टाइम पीरियड पूरा स्टार्ट हो चुका था। और उसके अलावा हिंदू सामंत और धर्माचार्य भी उन्हें मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काते रहते थे, हिंदू राजाओं को। कबीर ने एक नए पंथ का आरंभ किया जिसमें सब मानव एक भगवान की संतान थे, भाई भाई थे, ऊंच नीच नहीं थी। तो कबीर ने दोनों को एक करने की कोशिश करी, हिंदू मुसलमान को। कबीर जो है वो रैदास, दादू आदि अनेक संत कवि एक तो स्वयं ऊंचे ना माने जाने वाले कुलों में पैदा हुए थे, ठीक है। और इन संत कवियों ने अपने पूर्वजों जैन कवियों की परंपरा का निर्वाह करते हुए इसे सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। कबीर ऐसे कवि थे जो कि समाज को सुधारना चाहते थे, समाज सुधारक कवि थे वो,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सामान्य परिचय यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये मोटा मोटा समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी बी है आपका, तो आपको जितना पढ़ना था आप इसी तरीके से अगर आप इसको बना के लिखोगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे पेपर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।